क्राइम की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं और इस बीच उससे निपटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं और हर इंडिविजुअल की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। ऐसे में आप क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ आगे करने वाले? जी हाँ, आप सबसे पहले आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक क्राइम की बात है, हम जानते हैं कि जो भी अपराध है वो किसी भी जगह की जो सामाजिक संरचना होती है और बदलती हुई जो वहां के आसपास का जो इकोसिस्टम है उसके आधार पर तय होता है। जैसे कि हम देखें तो पुराने समय में अगर हम पिछले 100 सालों के क्राइम का अगर हम देखें, जिक्र करें और पिछले 10 सालों के क्राइम की अगर तुलना करें तो पिछले 10 सालों में क्राइम का जो ताना बाना है, जो पूरा कलेवर है, उसका जो पूरा स्वरूप है वो पूरी तरह से बदला है और वह स्वरूप भी अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके का है। अगर आप एक गांव के छोटे से क्राइम की बात करें, अगर आप बड़े शहरों के क्राइम की बात करें, दोनों में अंतर है। तकनीक ने हमारे जीवन में काफी एक बड़ी जगह बनाई है और तकनीक के आने के साथ ही बहुत सारे क्राइम के तरीकों में बदलाव आया है। अगर आप जिक्र करें इसको थोड़ा सा मैं विस्तार से कहूं तो अगर आप देखेंगे पहले लूट जैसी घटनाएं, जो बड़ी घटनाएं होती थी, खासतौर पर जो चैन स्नैचिंग, वैसे बड़े शहरों में हर जगहों पर लगभग कमी आई है। लेकिन साथ ही साथ अगर दूसरे स्वरूप पर, दूसरे पहलू पर अगर हम देखें तो जो ठगी जैसी घटनाएं हैं, जो साइबर क्राइम जैसी घटनाएं हैं, उन घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आपको हम जिक्र करना चाहेंगे कि उससे पता चलेगा कि स्वरूप कितना बड़ा है। हमारी एक टीम गई थी एक साइबर क्रिमिनल को पकड़ने, एक प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में गई थी और वहां पर जब पूरे प्रदेश में जब उस तरह की घटनाओं को हम लोगों ने उस पूरे गैंग को पकड़ा 15 दिन के अथक परिश्रम के बाद और उससे पूछताछ की तो पता चला कि उस पूरे जिले में उस तरीके की साइबर ठगी करने वाले लगभग 25,000 क्रिमिनल्स थे। 25,000 लोग उस तरह के क्राइम को कर रहे थे। यानी कि अपराधों का स्वरूप बढ़ गया है। अपराधों का स्वरूप इसलिए बढ़ गया कि वो पर्दे के पीछे रहते हैं, उनकी पहचान करनी मुश्किल है, उनको पकड़ना मुश्किल है, सजा दिलाने में भी बहुत सारी व्यवहारिक और तकनीकी कठिनाइयां हैं। तो इसलिए जो परंपरागत क्रिमिनल्स हैं वो सीधे आकर के घटनाओं को करने के बजाय तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके कारण पुलिस को भी जरूरी है, किसी भी जगह की पुलिस के लिए अगर दक्षता से काम करना है, अगर बेहतर ढंग से काम करना है तो आवश्यक है कि पुलिस तकनीकी रूप से उतना ही बेहतर हो, उतना ही अगले पायदान पर खड़ी हो, तब जाकर के इन बदलते स्वरूप के जो अपराध हैं, बदलते स्वरूप के जो चुनौतियां हैं, उसके अनुरूप अपने को ढाल सकती है और उससे एक समकक्ष स्तर पर जाकर के न सिर्फ उन्हें नियंत्रित कर सकती है बल्कि उन पर काफी बेहतर ढंग से अंकुश लगा सकती है। अच्छा, क्योंकि हम साइबर क्राइम का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में दिल्ली हुआ, जयपुर हुआ या फिर बेंगलुरु ही क्यों ना हुआ, किस तरीके से फेक इन्फॉर्मेशन स्कूल्स में दी गई, बॉम्ब की इन्फॉर्मेशन दी गई। ऐसे में पुलिस के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन ये हो जाती है। उससे निपटने के लिए आप क्या कुछ करते हैं और सबसे बड़ी बात कि उन एड्रेसेस को ढूंढना और कार्रवाई करना कितना ज्यादा चैलेंजिंग होता है और उस दिशा में क्या कुछ किया जा रहा है? अभी मैं आने से पहले अभी कहीं देख रहा था तो देख रहा था कि अभी दिल्ली से वाराणसी कोई फ्लाइट जा रही थी, उसमें अभी ऐसी कोई न्यूज चल रही थी। कल इस तरह की खबर एक यहां पे आई थी। ये एक इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ी है, लेकिन जरूरी है उसमें पुलिस भी बड़ी ही सख्ती से कार्रवाई करती है। यहां भी हम लोगों ने दोनों जो उसमें मुख्य जो अभियुक्त थे उनके पकड़े थे, उन पर कड़ी कार्रवाई की। कुछ लोगों के कुछ सिरफिरे, कुछ लोगों के द्वारा इस तरह की जो हरकतें हैं उसको काफी गंभीरता से लिया जाता है, उन पर कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जाती है और उसका एक असर भी पड़ता है। इस तरह की घटनाएं वो लोग नहीं समझते कि छोटी सी घटना से पूरी व्यवस्था किस तरीके से प्रभावित होती है, लोगों में किस तरीके का भय होता है। इसलिए ऐसी घटनाओं को बहुत ही उच्च प्राथमिकता पर और कड़ी कार्रवाई के साथ लिया जाता है और लगभग सभी मामलों में आरोपियों को ट्रेस भी किया गया है। कई बार आरोपी सोचते हैं कि शायद वो एक नेट के सुरक्षित आवरण के पीछे हैं और शायद उन तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, शायद वो सुरक्षित है, लेकिन ये उनका भ्रम होता है। तकनीक में पुलिस और हमारी टीम, हमारी जो तकनीकी टीम है वो भी इस स्तर तक है कि वो भले कितने ही पर्दों के पीछे हों, कितने भी आवरण के पीछे हों, वहां तक हम पहुंच सकते हैं और न सिर्फ पहुंच सकते हैं बल्कि उनको कड़ी कार्रवाई करने में हर तरीके से हमारी टीम सक्षम है। इस डिजिटल वर्ल्ड में जहां पर डिजिटलाइजेशन लगातार बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति मौजूद है, ऐसे में डीप फेक के मामले भी बहुत ज्यादा आने लगे हैं। उनसे निपटने के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी बन रही है? डीप फेक, अच्छा, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री तक करते हैं। अभी तकनीक जो बढ़ रही है
अभी नए सालों में जैसे मैंने जिक्र किया कि पिछले कुछ सालों में जो तकनीक आए हैं पिछले 100 सालों के क्राइम से बिल्कुल अलग है और डीप फेक की चुनौतियां उतनी ही ज्यादा गहरी हैं। इसके लिए जरूरत है 2 मामलों में आवश्यक है। एक तो अगर प्रारंभिक स्तर पर डीप फेक में हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि ऐसी कोई भी जानकारी आए, कोई भी सूचना आए तो उसको हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, और खासतौर पर उस संदर्भ में जबकि तकनीक का इस्तेमाल करके कई बार कानून व्यवस्था की गहरी चुनौतियां पैदा की जा सकती हैं। कई बार किसी आकस्मिक स्थिति में, किसी आपात स्थिति में, किसी ऐसी स्थिति में जब काफी तनावपूर्ण स्थिति हो और उस स्थिति में अगर कोई भ्रम फैला दे, किसी तरह का तकनीक का दुरुपयोग करके इस तरह की सूचनाओं का प्रसार कर दे, तो उससे स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो सकती है। और न सिर्फ तनावपूर्ण बल्कि कहेंगे कि उसके कारण कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। इसलिए ऐसे मामलों को ये साथ ही साथ उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के बारे में अगर किसी फैलाया जाता है, घटना के बारे में होगा तो पूरा समाज प्रभावित होगा, पूरी व्यवस्था प्रभावित होगी। व्यक्ति के बारे में अगर होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रभावित होगा, व्यक्ति की जो छवि है, व्यक्ति की छवि प्रभावित होगी। इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है और हमारी जो टीम है तकनीकी रूप से इतनी दक्ष है और सक्षम है कि उसका मुकाबला कर सकती है। अच्छा, और क्या कुछ किया जा रहा है आपके द्वारा भोपाल में कमिश्नर के तौर पर जब आप सर्व करते हैं? जब हम बात करते हैं रफ्तार के कहर की, ओवर स्पीडिंग की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। हाल फिलहाल में रिपोर्ट भी सामने आई थी किस तरीके से कई युवा अपनी जान गंवा देते हैं और इंडिया कितना ज्यादा ओवर स्पीडिंग की वजह से नुकसान झेल रहा है। पिछले दिनों हम लोगों ने इस पर किया कि जो सबसे बड़ी, अगर हम देश के किसी भी शहर की बात करें तो किसी भी शहर में जो आमतौर पर जो होमिसाइड्स की घटनाएं होती हैं, जितने लोग होमिसाइड से यानी कि हत्याओं से जो जान गंवाते हैं, उससे लगभग 4 से 6 गुना लोग, 4 से 6 गुना जान एक्सीडेंट्स में जाती हैं। और एक्सीडेंट्स के कारणों की जब हम लोगों ने व्याख्या की कि आखिर वो कौन से कारण जो प्रभावित करते हैं, उसमें ओवर स्पीडिंग एक बड़ी वजह थी। ओवर स्पीडिंग के साथ साथ बाकी जो दूसरी वजह है उन पर भी हम लोगों ने काम किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि भोपाल में इस वर्ष जो हम लोगों ने काम किया, पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष के एक्सीडेंट में 20% की कमी आई थी। उस पर काफी बेहतर कार्रवाई रही। तो साथ ही साथ एक्सीडेंट जो समान तौर पे हम शायद ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन प्रति वर्ष भारत में 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट में जान गंवा देते हैं। 4.5 लाख लोग एक्सीडेंट में अस्थायी रूप से उनके अंग भंग हो जाते हैं। और कई बार वो छोटी सी जो घटना होती है, छोटी सी जो गलती होती है, जो कहा था कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, एक छोटी सी चूक व्यक्ति की उसको जीवन भर के लिए अपंग बना देती है, उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी आपात स्थिति पैदा कर देती है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति थी और इसकी गंभीरता को पुलिस ने समझा है और यहाँ पर लगातार प्रयास किए हैं। उस प्रयास का एक सकारात्मक असर भी दिखा है। चलिए ठीक है, इसी के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मिश्रा आपका भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्या कुछ चुनौतियां होती हैं और क्या कुछ फिलहाल पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, खासतौर पर आपके द्वारा किया जा रहा है भोपाल में लॉ एंड ऑर्डर को और ज्यादा बेहतर करने के लिए। थैंक यू सो मच।